हेलो, वेलकम बैक। आज हम लोग एक क्वेश्चंस जिसको कि एड्रेस कर रहे हैं वो ये है कि वाई एक्सटेंडेड लाइट सोर्स इज़ रिक्वायर्ड फॉर थिन फिल्म इंटरफेरेंस एंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द पॉइंट सोर्स। कि एक्सटेंडेड लाइट सोर्स की आवश्यकता क्यों होती है, ख़ास तौर पर थिन फिल्म इंटरफेरेंस में, और अगर हम पॉइंट सोर्स लें तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, एक्सटेंडेड का मतलब होता है जो मतलब जिसकी डायमेंशन थोड़ा सा बड़ी हो। जैसे लैंप है, लैंप के आगे हमने एक पर्दा रख दिया, लैंप के आगे हमने कोई ऐसी सेमी ट्रांसपेरेंट सीट रख दी जिससे कि लाइट आगे छन के जा रही है। तो ऐसा कुछ एक लंबा सा ट्यूब लाइट या एक लंबी लाइट, बहुत थोड़ा सा उसकी डायमीटर वगैरह हो, ऐसा कुछ। या जैसे आप दिन में बात कर रहे हो तो आसमान से चारों तरफ से प्रकाश आ रहा है, तो वो एक्सटेंडेड लाइट सोर्स जैसा है। तो हमारे पास सवाल है कि एक्सटेंडेड लाइट सोर्स की आवश्यकता क्यों होती है, और अगर पॉइंट्स सोर्स लें तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। और यहीं पे हम देखेंगे कि व्हाट आर फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन। ये एक वर्ड होता है, इक्वल इंक्लिनेशन की फ्रिंजेस क्या होती हैं। तो देखते हैं, देखिए डायग्राम देखिए यहाँ पर। अगर हमारे पास पॉइंट सोर्स है और ये हमारे पास थिन फिल्म है, तो पॉइंट सोर्स में क्या होगा कि पॉइंट सोर्स से लाइट, जैसा कि नाम पॉइंट सोर्स, तो एक पॉइंट से लाइट चारों तरफ निकल रही है। तो ये लाइट क्या है, देख रहे हो आपकी फिल्म के अलग अलग हिस्सों पे गिर रही है ना, अलग अलग हिस्सों पे आकर के गिर रही है, और उसके बाद लाइट रिफ्लेक्ट होकर के बाहर निकल रही है। आपने देखा, अगर आप यहाँ कोई लेंस अभी इस्तेमाल ना करो, सिर्फ आपने अपनी आंखों से देख रहे हो, नॉर्मल आंखों से देख रहे हो, तो आप देख रहे हो कि जो लाइट आपकी आंखों तक जा रही है, ये मान लो ये लाइट जा रही है, तो वो सिर्फ इस फिल्म के एक छोटे से पोर्शन से ही होकर के जा रही है। ये जो मैं पोर्शन शेडेड कर रहा हूँ, इसी पोर्शन से ही लाइट यहाँ पर बेसिकली यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आंखों तक जा रही है। तो आंखों तक जाने का मतलब है कि आप इस पूरे थिन फिल्म के केवल इस खास हिस्से की द्वारा ही जो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा होगा उसको आप देख रहे होगे। पूरी फिल्म का आपको नहीं मिल रहा होगा, नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे लिखा है, फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज द कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस टू म्यूटेड टू n प्लस 1 लेमडा बाई 2। ये हमें मालूम है, ये हमने थ्योरी में देखा है कि थिन फिल्म इंटरफेरेंस में ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन होती है। When a point source is used, the eye collect rays that are confined to a small region। यही बात हमने जो कहा है कि अगर हम सिर्फ एक पॉइंट सोर्स इस्तेमाल करते हैं तो आंखों तक सिर्फ एक छोटे से हिस्से, इस फिल्म के एक छोटे से हिस्से से जो निकल के लाइट रिफ्लेक्ट होकर के जा रही, केवल वही पहुंचती है। एंड टू सी होल फिल्म पैटर्न लेंस ऑफ लार्ज अपर्चर इज रिक्वायर्ड। और अगर आपको पूरे फिल्म की वजह से कुछ देखना है तो आप इमेजिन करो कि आपको यहाँ पर एक लेंस लगाना पड़ेगा लार्ज अपर्चर का, थोड़ा उसकी ज़्यादा उसका डायमेंशन होना चाहिए ताकि सारी लाइट को कलेक्ट करके वो आपकी आंखों तक ले जा पाए। तो पॉइंट सोर्स के साथ ये एक दिक्कत होती है। दूसरी तरफ आप देखो यहाँ पर एक्सटेंडेड सोर्स के साथ, अगर आप इस एक्सटेंडेड सोर्स को देखो तो एक्सटेंडेड सोर्स का विस्तार है, एक एक्सटेंड है ना, फैला हुआ है। तो उसमें S1 S2 S3 S4 इस तरह से बहुत सारे हम पॉइंट मान सकते हैं। तो हर पॉइंट से लाइट बाहर निकल रही है। अभी जो बाहर निकल रही है लाइट, तो ये अलग अलग हिस्सों पर गिर रही है। जो थिन फिल्म है इसके अलग अलग हिस्सों पर गिर रही है। अगर हम देखें तो किसी का आई कुछ और होगा, इसके लिए आई कुछ और है, इसके लिए आई कुछ और है। तो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस से यहाँ पर लाइट गिर रही है और उसी हिसाब से रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है। लेकिन आप ये देख रहे हो कि जब रिफ्लेक्ट होकर के जा रही होगी तो कई हिस्सों की लाइट अब आपकी आंखों तक पहुँच रही है। भाई आपने लेंस नहीं इस्तेमाल किया है, तो ऐसी स्थिति में आप इस लेंस के ज़्यादा बड़े हिस्से से इंटरफेरेंस को होता हुआ देख पा रहे हो। तो एक्सटेंडेड सोर्स की फ़ायदा क्या होता है कि हम एक्सटेंडेड सोर्स का इस्तेमाल करके लेंस के एक बड़े हिस्से के इंटरफेरेंस पैटर्न को देख सकते हैं, जबकि पॉइंट सोर्स की वजह से हम केवल एक छोटे से हिस्से तक ही सीमित रह जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, इन केस ऑफ एक्सटेंडेड लाइट सोर्स, लाइट फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ द फिल्म एंटर द आई इन अ सेपरेट डायरेक्शन एंड एंटर इनटू द आई। अलग अलग दिशाओं से प्रकाश आता है और हमारी आंखों तक जाता है। सो वी कैन ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस पैटर्न बाय द होल फिल्म। तो पूरी फिल्म की वजह से आपको इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पर दिखता हुआ मिलता है। तो ये एक तरह से
आप कह सकते हो फ़ायदा है हमारे लिए। अगर हम पूरी थिन फिल्म की वजह से देखना चाहते हैं, पूरी थिन फिल्म की वजह से इंटरफेरेंस को देखना चाहते हैं, तो हमें एक्सटेंडेड लाइट सोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप दिन के समय में साबुन का बुलबुला देख रहे हो, तो साबुन के बुलबुले को अगर आप देखोगे तो साबुन के बुलबुले पूरा बुलबुले में आप रंग तैरते हुए क्यों देख रहे हो? क्योंकि उस समय आसमान है ऊपर, तो वो एक्सटेंडेड लाइट सोर्स है, हर तरफ से प्रकाश उस पर गिर रहा है और आपको आंखों तक पहुंच रहा है प्रकाश, तो आप पूरी फिल्म की स्टडी कर सकते हो। अच्छा, अब आप देखें, इन केस ऑफ फ्रिंजेस दैट हैव सर्टेन ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस, हमने कंडीशन पढ़ी है, 2 म्यूटी कॉस आर इज इक्वल टू एन लेमडा, इस तरह से हम एक पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हैं। हैव सेम वैल्यू ऑफ आर, मान लो सबके लिए आर की वैल्यू सेम है, तो अगर आर सेम है तो कॉस की वैल्यू सबके लिए सेम हो जाएगी। तो ऐसे फ्रिंजेस जिनके लिए आर की वैल्यू रिफ्रैक्शन एंगल सेम होता है, तो ऐसे फ्रिंजेस को हम फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन कहते हैं। ये एक जो यहाँ सवाल था हमारे पास कि व्हाट आर द फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन, तो फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन क्या होता है? वो फ्रिंजे होती है जिनके लिए आर की वैल्यू, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू सेम होती है। तो दीज फ्रिंजेस आर सर्कुलर इन शेप, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द कंसेंट्रिक रिंग्स। इस तरह की फ्रिंजे रिंग शेप में होती हैं, और बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन एंड मल्टीपल रिफ्लेक्शन, इनमें मतलब सिंगल प्लेन से रिफ्लेक्ट हो रही हैं या अंदर बार बार रिफ्लेक्ट हो रही हैं, द फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन आर पुअर इन क्वालिटी। तो एक खास बात जो होती है कि इनकी जो क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती है। तो जैसे यहाँ पर है, अभी यहाँ हमने पढ़ा फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन, आगे हम पढ़ेंगे फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस जो वेज शेप फिल्म के होता है। तो याद रखिएगा, पैरेलल फिल्म के केस में हम पढ़ते हैं फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन, और वेज शेप फिल्म के केस में हम लोग पढ़ते हैं फ्रिंजेस ऑफ कांस्टेंट थिकनेस या इक्वल थिकनेस को फिजो फ्रिंजेस भी कहते हैं। अब देखें, अभी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने कहा कि हमारा जो लाइट है वो इंसिडेंस कर रहा है किसी एंगल आई पर। अगर हम कुछ ऐसा इंतजाम करें कि सारा प्रकाश बिल्कुल परपेंडिकुलर आए, इस थिन फिल्म पे परपेंडिकुलर गिरे, नॉर्मली इंसिडेंट हो, इस सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो, तो ऐसे केस में क्या होगा? द फ्रिंजेस विच व्यूड नियर नॉर्मल इंसिडेंस आर कॉल्ड हेडिंगर फ्रिंजेस। तो जब हम नॉर्मल इंसिडेंस करा रहे होते हैं, एक मैक्सवेलियन व्यू होता है, जब मैक्सवेलियन व्यू के थ्रू अगर हम देखते हैं, बहुत डिटेल में मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, तो अगर हम नॉर्मल इंसिडेंट कराएं, जैसा कि मैंने दिखाया आपके ऊपर, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई भी जीरो हो तो उस स्थिति में आर भी जीरो होगा, तो ऐसी कंडीशन में हमें जो सर्कुलर फ्रिंजेस मिलेंगी वो हेडिंगर फ्रिंजेस कहलाती हैं। और ये लोकलाइज फ्रिंजेस होती हैं जो कि एक लो पावर माइक्रोस्कोप से देखी जा सकती हैं। तो आपने जब वो पढ़ा था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैंने बताया था कि जो फ्रिंजेस होती हैं दे आर नॉन लोकलाइज, वो हर तरफ फैली होती हैं। जहाँ 2 पॉइंट सोर्स है 3 डायमेंशनली आप देखोगे तो हर तरफ फैली होंगी, बट इन केस ऑफ दिस थिन फिल्म इंटरफेरेंस ये फ्रिंजेस लोकलाइज्ड होती हैं। लोकलाइज्ड मतलब ये नहीं होता है कि जहाँ फिल्म है उसके चारों तरफ बन रही है, लाइट आ रही है एक दिशा में रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है, तो उसी दिशा में अगर आप एक लो पावर माइक्रोस्कोप लगाओगे, आईपीस का आप यूज करोगे, देन यू कैन ऑब्जर्व दीज फ्रिंजेस। तो ये एक बेहतर कॉन्सेप्ट है, ज़रूरी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जो कि आपको समझना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ कि एक सवाल है कि अगर हमारे पास बहुत पतली फ्रिंजेस होती हैं, मतलब इन्फिनिटली स्मॉल, बहुत ही थिन फिल्म है अगर हमारे पास, तो उसमें अगर इंटरफेरेंस होता है तो क्या होता है? कुछ इंटरेस्टिंग सा होगा हमारे लिए कि नॉर्मल थ्योरी हमारे काम आएगी? तो उसका जवाब है कि वो जो फिल्म है वो आपको ब्लैक दिखाई पड़ेगी। अगर थिकनेस बहुत कम हो जाए तो फिर आपको पूरी फिल्म ब्लैक दिखाई पड़ती है। तो सवाल है ऐसा क्यों हो जाता है, ब्लैक दिखाई पड़ती है? और इसका एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। आप एक साबुन का बुलबुला फुलाइए, कोई भी कपड़े धोने वाला साबुन लीजिए जैसे बचपन में खेलते हैं, और आप उसका एक बड़ा बुलबुला फुलाइए और फिर बुलबुले को ध्यान से देखिए। आप देखोगे कि जब बुलबुला बिल्कुल फटने वाला होता है तो उसमें ब्लैकनेस आ जाती है, एक तरह से डार्कनेस ऐसी आ जाती है उसके सरफेस पे, और देन वो फट जाता है। तो जस्ट फटने से पहले उसकी मिनिमम थिकनेस हो चुकी होती है, तो इस वजह से वो आप कह सकते हो कि उस समय वो जो ये हम थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं ये वाली बात आपके पास आती है। तो आप देखें यहाँ पर
For thin film of very small thickness, consider the condition t less than lambda. जो थिकनेस है वो बहुत 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 ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू वेवलेंथ. तो 5000 एंगस्ट्रॉम की अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट आप ले रहे हो तो आप मान सकते हो कि 1000 एंगस्ट्रॉम की थिकनेस है, तो 5 गुना कम हो गई उसकी. इन दिस केस वी हैव टू कंसिडर मल्टीपल रिफ्लेक्शन. तो अब जब ऐसी पतली फिल्म बनती है तो उस स्थिति में हमको मल्टीपल रिफ्लेक्शन वाली थ्योरी को कंसिडर करना पड़ता है. तो जो मल्टीपल बीम इन इंटरफेरोमीटरी आगे एक टॉपिक है, उसमें हम यही करते हैं कि अब हम मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को देखेंगे. तो देखिए, बहुत अगेन वी नीड नॉट टू गो मच डिटेल इनटू दिस. आपने मान लीजिए ए एम्पलीट्यूड का वेव आया तो यहाँ पर टकराता है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है. तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो बनता है ए आर. आर इज़ द कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन. और उसके बाद यहाँ से ट्रांसमिट हो जाती है तो लाइट हो जाती है ए टी. उसके बाद जब लोअर सरफेस पे पड़ती है तो वहाँ से फिर ट्रांसमिट होती है. तो ट्रांसमिट होने के लिए अब हम वहाँ लगा देते हैं टी डैश. टी डैश का मतलब है सेकेंड सरफेस से ट्रांसमिट हुई. लेकिन ये जो ए टी है यहाँ से फिर इंटरनली रिफ्लेक्ट हुई. तो जब इंटरनली रिफ्लेक्ट हुई तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया आर डैश. तो जब नीचे वाली लेयर से ट्रांसमिट हो रही है तो टी डैश, और जब नीचे वाली लेयर से रिफ्लेक्ट हो रही है तो आर डैश. ओके, फिर यहाँ पर जब होता है इस जगह पर तो फिर यहाँ से फिर आगे चलती है ए टी आर डैश. फिर से यहाँ से ट्रांसमिट होगी तो ए टी आर डैश में फिर टी डैश हो जाएगा. सेकेंडरी ट्रांसमिशन हुआ. और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ तो ए टी आर डैश में आर डैश मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए टी आर डैश स्क्वायर ये हो गया. फिर यहाँ से ट्रांसमिट हुआ तो ए टी आर डैश स्क्वायर में फिर टी डैश से मल्टीप्लाई हो गया. आई थिंक यहाँ से मिस हो गया, यहाँ पे टी डैश से मल्टीप्लाई हो गया. और उसके बाद यहाँ से जब रिफ्लेक्ट हुआ तो आर डैश से मल्टीप्लाई हो गया. तो ए टी आर डैश स्क्वायर था तो ए टी आर डैश क्यूब हो गया. इस तरह से आप देख रहे हो कि लाइट गिरी थी ए, रिफ्लेक्ट हुई ए आर, फिर अगला जो रिफ्लेक्शन बाहर निकला वेव वो ए आर टाइम टी टी डैश है. तो ये जो टी है, टी डैश है, सब एक से छोटी क्वांटिटी होती हैं. तो आप खुद ही सोच सकते हो ये क्वांटिटी जो थी, मान लो आर की वैल्यू 0.7 है और टी की वैल्यू 0.3 है. तो यहाँ पर टी 0.3 है, ये 0.3 है और ये 0.7. तो 0.7 टाइम 0.3 तो 0.7 इंटू 0.09 तो ये हो जाएगा 63 तो ये आपके पास 0.63. तो आप देख रहे हो कि लाइट गिरी थी ए और उसके बाद वो हुई 0.7 ए और फिर ये वाली है जो 0.063 ए है. तो आप देख रहे हो कितना तेज़ी से इनका एम्पलीट्यूड गिरता जा रहा है. तो अब हम अपने सवाल पे आते हैं कि आखिर इस तरह की जो बहुत पतली फिल्म होती हैं ये दिखेंगी कैसे, इनका व्यू कैसा होगा. तो आपको एक बेसिक थ्योरी यहाँ पर समझनी होगी. तो बेसिक थ्योरी जो थिन फिल्म की थी हमारे पास, उसके अंदर क्या था, हमने देखा था कि जो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस होता है वो था 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लेमडा बाई 2. स्टोक लॉ की वजह से हमने यहाँ पर लेमडा बाई 2 को कंसिडर किया था कि टकराने से रिफ्लेक्शन होगा. जैसे ये मान लो एयर है और ये मान लो ऑयल की फिल्म है. तो ये जो बाउंड्री यहाँ टकराई तो इसमें टकरा के जाने की वजह से लेमडा बाई 2 का एक पार्ट डिफरेंस यहाँ पर आ गया है. तो उसी लेमडा बाई पार्ट 2 के पार्ट डिफरेंस को, लेमडा बाई 2 के पाथ डिफरेंस को एडजस्ट करने के लिए यहाँ लेमडा बाई 2 लिखा है. अब आप ये कह रहे हो कि थिकनेस बहुत कम है, मतलब इस कंडीशन की बात कर रहे हो कि टी लेमडा से भी कम है. तो लेमडा ऑलरेडी एंगस्ट्रॉम में होता है, 10⁻⁻10 ऑर्डर का होता है. आप उससे भी छोटा टी मान रहे हो तो आप प्रैक्टिकली कह सकते हो टी इज़ ऑलमोस्ट जीरो. अगर टी ऑलमोस्ट जीरो है तो 2 म्यू टी कॉस आर, ये जो पूरा टर्म होगा ये टर्म भी हमारा जीरो के बराबर लगभग टेंड करेगा. ऐसी स्थिति में जो डेल होगा, डेल की वैल्यू हो गई लेमडा बाई 2. तो जो पार्ट डिफरेंस यहाँ पर आएगा वो पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई 2 हो जाएगा. ओके, लेमडा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस यहाँ पर रहेगा. तो आप देखें द पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 इज़ रिलेटेड विद द डार्क फ्रिंज. हमें मालूम है कि जो पाथ डिफरेंस होता है लेमडा बाई 2 वो डार्क फ्रिंज के साथ जुड़ा होता है. तो इसलिए जब भी हम किसी थिन फिल्म को देखेंगे तो हमें वो किस तरह से दिखाई पड़ेगा, ब्लैक दिखाई पड़ेगी, ट्रांसपेरेंट उस तरह से दिखाई पड़ेगी. और सबसे बड़ी बात है कि दिस रिजल्ट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ. क्यों वेवलेंथ की वैल्यू से इंडिपेंडेंट है? ये मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ कहने का मतलब ये नहीं कि पीले कलर के लिए अगर पीले कलर की लाइट इस्तेमाल करोगे
तो वो डार्क दिखाई पड़ेगी। अगर उससे वेवलेंथ बढ़ा दोगे, लाल कलर की लाइट इस्तेमाल करोगे तो कुछ और, ऐसा नहीं, वो कोई भी स्थिति ले लो डार्क तो डार्क रहेगा, तो इसीलिए वो फ्रिंज हमें डार्क दिखाई पड़ेगी। ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूटन रिंग। न्यूटन रिंग एक एक्सपेरिमेंट है जो अंडर ग्रेजुएट में और इंजीनियरिंग में आप सभी लोग करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट है। न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट क्या था? देखो, ऐसा था कि आप लोग को मालूम है कि न्यूटन एक अपने समय के बहुत बड़े वैज्ञानिक, मतलब वो तो कालजयी हो गए हैं, हर युग के बड़े वैज्ञानिकों की उनसे तुलना की जाती है, तो उनका ऐसा, उनकी प्रसिद्धि है। तो न्यूटन ने अपने समय में ऑप्टिक्स पे जब काम किया था तो उन्होंने क्या किया था, उस समय लेंस पॉलिश और मिरर पॉलिश, क्योंकि वो दूरबीन पे काम कर रहे थे, तो उनको ऐसे पॉलिश सरफेसेस, ग्लास के पॉलिश सरफेस की क्वालिटी को चेक करने कुछ तरीका खोजना था कि हमने अगर लेंस लिया है तो उसका कर्वेचर बिल्कुल परफेक्ट है, जितना चाहिए उतना ही है, या उसकी जो पॉलिशिंग हुई वो सही है, रफनेस नहीं है। तो इन सब चीज़ों को जब वो स्टडी कर रहे थे, हिस्टोरिकली मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने देखा कि अगर दो कांच, एक से लेंस ले लो, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ले लो, और उस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को हम एक किसी प्लेन सरफेस पर, प्लेन ग्लास पे रखें, या दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसों को रख दें। मान लो एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आपने ऐसे रखा, जस्ट मिनट, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऐसे रखा, दूसरा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऐसे मिला दिया, तो यहाँ टच कर रहे हैं, या एक प्लेन सरफेस है उस पर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रख दिया है। तो जब इस तरह के कुछ अरेंजमेंट वो देख रहे थे अपने ऑब्जर्वेशन में, तो उन्होंने देखा कि उसमें कुछ रिंग्स बन रही हैं। जैसा कि आप पहला डायग्राम देखो, इस डायग्राम को देखो, तो यहाँ कुछ वैसा ही है कि ये एक लेंस और किसी सरफेस पर रखा है। तो आप यहाँ पर देखो, ये कुछ सर्कुलर फॉर्म यहाँ पर बन रहा है, यहाँ डार्क है, यहाँ पे कुछ रिंग है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट सर्कल बनेगा या डिस्टॉर्टेड होगा, ये इस बात पर डिपेंड कर रहा था कि दोनों कांच की सरफेस एक दूसरे के कितने अच्छे से कांटेक्ट में है। तो इस तरह की कुछ रिंग्स उनको दिखाई पड़ना शुरू हुई, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। अब न्यूटन के लिए आप सोच सकते हो, एक बेहतरीन दिमाग के इंसान थे, और वो हमेशा ही कहते थे कि ये जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ये एक तरह की ट्रुथ को बताते हैं। नेचर का जो ट्रुथ है, नेचर आपको अगर इन्फॉर्मेशन देना चाह रही है, मतलब आपको, मतलब हम उन व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जो विज्ञान की खोज कर रहे हैं, तो अगर आप कोई चीज़ खोज रहे हो तो नेचर आपको आपकी खोजने वाली वस्तु के बारे में क्लू देती है, आपको कुछ सुराग देती है। तो सुराग कैसे मिलते हैं? इन प्रयोगों के थ्रू, इन ऑब्जर्वेशंस के थ्रू। तो न्यूटन इस रिंग की स्टडी करते हैं, थोड़ा सा वो उसको और रिफाइन करते हैं, और इसीलिए हम इन एक्सपेरिमेंट को न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं, बिकॉज उनको 17वीं शताब्दी में सबसे पहले उन्होंने ही देखा था। हालांकि उस समय वो जब इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना चाह रहे थे, तो न्यूटन खुद प्रकाश के कण के सिद्धांत को मानते थे, प्रकाश के वो पार्टिकल लाइक बिहेवियर को सपोर्ट करते थे। ये शायद आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो जब वो पार्टिकल बिहेवियर से इन रिंग के बनने को एक्सप्लेन करना चाह रहे थे, तो उसको एक्सप्लेन कर नहीं पा रहे थे। और इवन बाद के लोगों ने भी न्यूटन के इन प्रयोग को दोहराया और न्यूटन के ही तरीके का इस्तेमाल करना चाहा। न्यूटन के तरीके का इस्तेमाल करने का मतलब है कि न्यूटन ने जो बताया कि भाई इस तरह से लाइव, इस तरह से सब हो रहा है, उसी चीज़ को पार्टिकल नेचर के ही थ्रू हो रहा है, बट सक्सेसफुली नहीं हुए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि न्यूटन फर्स्ट इन्वेस्टिगेटेड दीज रिंग्स वाइल ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ द पॉलिश्ड ग्लास सर्फेसेस। पॉलिश्ड ग्लास सर्फेसेस के बिहेवियर को उन्होंने ऑब्जर्व जब करना चाहा, तब उनको ऐसी स्थिति दिखी कि यहाँ कुछ रिंग बन रही हैं, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने पार्टिकल नेचर का ही इस्तेमाल किया था। सो टू स्टडी द to study the mathematical insight of Newton's ring experiment, first understand the wedge-shaped film behavior. ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर आप न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट को समझना चाहोगे तो आपको पहले ये समझना होगा कि वेज शेप फिल्म कैसे बनती है। तो वेज शेप फिल्म को समझना पहले ज़रूरी है मैथमेटिक्स को समझने के लिए न्यूटन रिंग की। ओके, सो इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल फर्स्ट स्टडी द वेज शेप फिल्म। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सो हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।